हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में एक नया प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन 1 देखते हैं। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर? कौन सा सूक्ष्म जीव सर्वाइकल कैंसर से संबंधित है? ऑप्शन ए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, न्यूमो सिस्टेकनी, साइटोमेगेलोवायरस, माइकोबैक्टीरियम एवियम। ये जो सर्वाइकल कैंसर के बारे में पूछा गया है कि कौन सा माइक्रोब्स ऐसा है जो सर्वाइकल कैंसर कारक होता है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस सर्वाइकल कैंसर कारक होता है। इसके संबंध में जो भी डिटेल है वो भी देखेंगे। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के 100 से ज्यादा स्ट्रेन पाए जाते हैं और ऐसे स्ट्रेन होते हैं जो हाथों, पैरों और चेहरों पर वार्ड्स पैदा करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ये केवल कैंसर ही पैदा नहीं करता है सर्विक्स में, ये वार्ड्स भी पैदा करता है और वार्ड्स ये हाथ में, पैर में कहीं भी पैदा कर सकता है। जेनाइटल एरिया में भी वार्ड्स या मस्से पैदा कर सकता है। अब इसमें जो सर्वाइकल कैंसर के लिए जो कारक हैं वो कुछ सर्टेन टाइप के एचपीवी वायरस होते हैं, जिसमें अधिकांश टाइप 16 और टाइप 18 ऐसे सर्टेन ऐसे स्ट्रेन हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर का कारण बनते हैं। तो इसमें होता क्या है कि सर्टेन वायरस ऑफ एचपीवी कैन कॉज चेंजेस इन द सेल्स ऑफ योर सर्विक्स, अ कंडीशन कॉल्ड सर्वाइकल डिस्प्लेसिया। सर्वाइकल डिस्प्लेसिया एक ये शब्द आया है, तो सर्वाइकल डिस्प्लेसिया मीन्स होता है जो इसकी सर्वाइकल डिस्प्लेसिया इज ए कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने लगती है सर्विक्स में, तो इसको कहते हैं सर्वाइकल डिस्प्लेसिया। और ये कारक बनता है कौन? एचपीवी। तो केवल एचपीवी सर्वाइकल कैंसर का कारक ही नहीं बनता है, वार्ड्स का कारक भी बनता है, जो कि एक नॉर्मल बीमारी है, कैंसर जितनी घातक बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर कलेक्शन ऑफ यूरिन फॉर रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन? नियमित और सूक्ष्म परीक्षण के लिए मूत्र एकत्र करने के लिए अनुशंसित प्रोटोकॉल है। तो इसमें यह पूछा गया है प्रश्न में कि यूरिन का सैंपल कब लेना चाहिए, जिससे कि जो उसकी रूटीन और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट है वो सही से, उसका जो भी रिजल्ट है वो एक अच्छे रिजल्ट आए। तो इसका जो रूटीन और इसका जो अनुशंसित प्रोटोकॉल मींस रिकमेंडेड प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए अर्ली मॉर्निंग इनिशियल स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ऑप्शन बी मिड डे मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल, ऑप्शन सी रैंडम सैंपल कलेक्शन, अर्ली मॉर्निंग मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। तो इसमें जो सबसे अच्छा सैंपल माना गया है यूरिन का रूटीन और इस प्रकार से जो दो टेस्ट होते हैं रूटीन और माइक्रोस्कोपी के लिए, जो बेस्ट सैंपल होता है वो होता है अर्ली मॉर्निंग में और मिड स्ट्रीम सैंपल होता है। तो ये सुबह सुबह मध्य धारा यूरिन का सैंपल सबसे अच्छा माना जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाइड्रोफोबिया इज अ क्लिनिकल फीचर ऑफ। तो हाइड्रोफोबिया एक किसका नैदानिक विशेषता है? किसकी विशेषता में किसके कारण हाइड्रोफोबिया पैदा होता है? प्लेग, रेबीज, एंथ्रेक्स, फाइलेरिया। देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हाइड्रोफोबिया वो मीन्स होता है कि जल से लगने वाला डर। हाइड्रो मीन्स वाटर और फोबिया मीन्स डर। तो ये जो पैदा होता है ये होता है रेबीज से। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The optimal indication of phototherapy in a neonatal jaundice is? ऑप्टिमल इंडिकेशन मतलब एक नियोनेटल जांडिस में कितने से अधिक हो जाए कि फोटोथेरेपी की आवश्यकता पड़े? ऑप्शन 1 बिलीरुबिन लेवल राइज अबव 10 mg पर डीएल, बिलीरुबिन लेवल राइज अबव 20 mg पर डीएल, बिलीरुबिन लेवल राइज अबव 15 mg पर डीएल, बिलीरुबिन लेवल राइज अबव 5 mg पर डीएल। देखिए हम लोग जानते हैं कि जॉन्डिस का मतलब होता है जब बिलीरुबिन हमारे शरीर में अधिक मात्रा में बढ़ जाए,
तो नाखूनों में, स्किन में और आंखों में ये दिखाई देने लगता है। इसका कलर पीले रंग का होता है। तो जब यहाँ पे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में बात की गई है तो लगभग लगभग हर बच्चे में जॉन्डिस होता है, लेकिन जब इसकी मात्रा एक विशेष लेवल से ज्यादा हो जाए तब फोटोथेरेपी की बच्चों को आवश्यकता पड़ती है। तो ये लेवल होता है व्हेन बिलीरुबिन लेवल राइज अबव 15 mg per dl। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। कुछ इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जॉन्डिस इज अ येलो कलर टू स्किन एंड और आइस कास्ट बाय एन इंक्रीज इन बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन के बढ़ने से होता है इन द ब्लड स्ट्रीम। जब ब्लड स्ट्रीम में बिलीरुबिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। बिलीरुबिन इज अ येलो सब्सटेंस फॉर्म व्हेन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन से ही ये बिलीरुबिन बनता है। अब बनता कैसे है, जब ये हीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है इन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ओल्ड और डैमेज्ड आरबीसी में। तो जब भी ये हीमोग्लोबिन टूटता है, डैमेज्ड रिसाइकलिंग जो प्रोसेस होता है उसमें, तो इससे बिलीरुबिन बनता है। बिलीरुबिन इज कैरीड इन द ब्लड स्ट्रीम टू द लिवर एंड प्रोसेस्ड सो दैट इट कैन बी एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द लिवर एज पार्ट ऑफ बाइल। तो बाइल के साथ में ये इसका एक्सक्रीशन होता है। तो बाइल होता है द डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है बाइल, जो कि लीवर से बनता है और गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बिलीरुबिन प्रोसेसिंग इन द लिवर इन्वॉल्व्स अटैचिंग इट टू अनदर केमिकल सब्सटेंस इन ए प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार का बिलीरुबिन होता है, एक कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड। जब ये प्रोसेसिंग होकर के लीवर में अटैच्ड हो जाए तो इसको कहते हैं कॉन्जुगेटेड, और जब ये अनप्रोसेस ही रह जाए तो इसको कहते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। तो दो प्रकार का बिलीरुबिन होता है। लेकिन यहाँ जो पूछा गया था क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि जब ये 15 mg per dl से हो जाए तो ऐसे बच्चों को फोटोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन एलर्जी। एलर्जी में क्या प्रॉब्लम होती है? ऑप्शन ए इओसिनोफिलिया, मोनोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिलिया, लिम्फोसाइटोसिस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो एलर्जी में एलर्जीन्स पैदा होते हैं जो कि कारक होते हैं इओसिनोफिलिया के। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इओसिनोफिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ चेस्ट कंप्रेशन इज गिवन इन न्यूबॉर्न। नवजात शिशु में छाती पर दबाव कैसे दिया जाता है? ऑप्शन ए, यूजिंग 2 thumbs ऑन द लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के नीचे तीसरे भाग पर 2 अंगूठों का उपयोग करना। ऑप्शन बी, यूजिंग 2 fingers ऑन द मिडिल थर्ड ऑफ स्टर्नम। यूजिंग 3 fingers ऑन द लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। यूजिंग पाम ऑन द लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। देखिए, जो न्यूनेटल न्यूबॉर्न है उसको चेस्ट कंप्रेशन देना है, तो चेस्ट कंप्रेशन देने का क्या तरीका होता है? यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन है आप पहले सोचिए, फिर इसका आंसर बताया जाएगा। तो इसका देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, यूजिंग 2 thumbs ऑन द लोअर थर्ड ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम के नीचे तीसरे भाग पर 2 अंगूठों का प्रयोग करना। इस प्रकार से ये चेस्ट कंप्रेशन न्यूनेट में या न्यूबॉर्न में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A nurse assesses the frequency of a client's contraction by timing them from the beginning of contraction। एक नर्स संकुचन की शुरुआत से समय निकालकर ग्राहक के संकुचन की आवृत्ति का आकलन करती है। देखिए, एक क्लाइंट होगा तो इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्शन का असेसमेंट करना है नर्स को, तो किस प्रकार से करना है असेसमेंट, यहाँ पर ये पूछा गया है। ऑप्शन ए, अंटिल द यूट्रस कंप्लीटली रिलैक्स, until the uterus starts to relax, to the end of a second contraction, to the beginning of the next contraction। देखिए, पहले एक कॉन्ट्रैक्शन आ गया, फिर उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन आ गया फिर उसके बाद डायलेशन आएगा। तो इस प्रकार से इस जो कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत है, एक नए कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत है, इसका काउंट कैसे करेंगे यहाँ पर ये पूछा गया, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक कंस्ट्रिक्शन होगा, एक डायलेशन होगा। इस प्रकार से इसकी जो शुरुआत होती है उसके लिए करेक्ट आंसर देखते हैं क्या होगा इसमें। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, टू द बिगिनिंग
ऑफ द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन, तो जो भी इसकी शुरुआत होगी, पहले एक कॉन्ट्रैक्शन फिर डायलेशन, तो उसके बाद जो भी शुरुआत होगी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन की, वहां से इसकी असेसमेंट या आकलन कॉन्ट्रैक्शन के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर वेंटिलेटेड पेशेंट टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। देखिए, एक वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया भी होता है, तो एक रिकमेंडेड पोजीशन होती है जो कि वेंटिलेटेड पेशेंट के लिए होती है, जिससे कि बचाव हो सके। जो भी पेशेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया से बचने के लिए जो पोजीशन होती है वो क्या दी जाती है? ऑप्शन ए प्रोन पोजीशन, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन, लेटरल पोजीशन, सुपाइन पोजीशन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सेमी रिकम्बेंट पोजीशन इस प्रकार के पेशेंट को देते हैं। तो सेमी रिकम्बेंट पोजीशन में इस प्रकार से देख सकते हैं हम, ये सेमी रिकम्बेंट पोजीशन है और ये पोजीशन सुपाइन पोजीशन है। इसी के जब ऊपर से इस प्रकार से मोड़ दिया जाता है बिस्तर का सिरहाना, तो ये सेमी रिकम्बेंट पोजीशन बन जाती है। तो इसका यूज किया जाता है वेंटिलेटेड निमोनिया से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग चेतना के स्तर का आकलन करने के लिए किया जाता है? अपगार स्कोर, ब्रेडन स्कोर स्केल, ग्लासगो कॉमा स्केल, स्नेल्स चार्ट। तो जीसीएस होता है जिसको हम ग्लासगो कॉमा स्केल कहते हैं। इसका यूज किया जाता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ग्लासगो कॉमा स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, the arterial blood gases of a patient with chronic obstructive pulmonary disease COPD deteriorate respiratory failure is impending, for which clinical indicator should the nurse assess first? chronic obstructive pulmonary disease वाले रोगी की धमनी रक्त में गैसें खराब हो जाती हैं और श्वसन विफलता आसन्न होती है। नर्स को सबसे पहले किस नैदानिक संकेतक का मूल्यांकन करना चाहिए? ऑप्शन ए, डिस्टेंटेड नेक पेन, मेंटल कंफ्यूजन, ब्रेडिकार्डिया, साइनोसिस। देखिए, इसमें होता क्या है कि सीओपीडी एक पल्मोनरी डिजीज है जिसको कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोला जाता है। तो ये जो सीओपीडी होता है, इसमें जो लंग्स की एल्विलाई होती हैं ये कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे कि उसमें जो एयर है, एयर का एक्सचेंज मीन्स गैसियस एक्सचेंज अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। और जब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है तो सांस फूलने लगती है और इनका जो है ये इस प्रकार से इनमें म्यूकस भी भर जाता है, तो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। इसलिए इसको कहते हैं कॉमन ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अब इसमें हो क्या रहा है कि द आर्टेरियल ब्लड गैसेस, तो एक सीओपीडी वाला पेशेंट है, उसका जो एबीजे जब टेस्ट कराया गया तो एबीजे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस रहा और रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने की कंडीशन में आ गया है। तो ऐसे पेशेंट के लिए जो नर्स करेगी, जो फर्स्ट असेसमेंट करेगी, पहला आकलन करेगी, वो क्या करेगी? तो वो होगा ऑप्शन बी, मेंटल कंफ्यूजन का आकलन किया जाएगा नर्स के द्वारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेंटल कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर देख सकते हैं ये एक हेल्दी है लंग्स है और इसमें एल्वियोलाई है, ये ब्रोंकियोल है। तो इसमें होता क्या है कि यहां से यदि हम इसको बड़ा करके देखेंगे तो ब्रोंकियोल्स इसके सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और ब्लॉक्ड विथ म्यूकस। और देख सकते हैं इसमें म्यूकस से ब्लॉक हो गए हैं ब्रोंकियोल्स। तो इस प्रकार से जब ब्लॉक हो जाते हैं तो एयर का एक्सचेंज अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा और यहाँ पे एम्फाइसीमा हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं एल्वियोलर डेस्ट्रक्शन, जो भी एल्वियोलाई हैं उनको वो डेस्ट्रक्ट होने लगी हैं। तो ये जो कंडीशन होती है सीओपीडी में होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, immunoglobulin that can cross the placental barrier and reach the fetal circulation is immunoglobulin जो प्लेसेंटल बाधा को पार कर सकता है और भ्रूण के परिसंचरण तक पहुंच सकता है। देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन हम लोग जानते हैं कि 5 प्रकार के होते हैं, इनका इम्यूनिटी में बहुत बड़ा योगदान होता है। और ये अब इन 5 प्रकार में 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, एक और होता है IgE।
यहाँ पर जो ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा है जो कि प्लेसेंटा को पार करके फीटस तक पहुंच जाता है, तो ये है इम्यूनोग्लोबुलिन जी। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है, ये पूरे इम्यूनोग्लोबुलिन्स का सबसे बड़ा पार्ट बनाता है, जो कि 75% में होता है, और बाकी में अदर इम्यूनोग्लोबुलिन पाए जाते हैं। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। यदि ये पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा पाया जाता है, तो पाया जाता है IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is correct concerning fetal hemoglobin? भ्रूण हीमोग्लोबिन HbF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? HbF is composed of 2 alpha and 2 gamma subunits. HbF has decreased oxygen carrying capacity. HbF means hemoglobin, fetal hemoglobin is composed of 2 alpha and 2 beta subunits. फीटल हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट ओनली इन फीटल लाइफ। देखिए यहाँ पर फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में पूछा गया है कि फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ट्रू है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है, क्योंकि फीटल हीमोग्लोबिन मींस HbF इज कंपोज्ड ऑफ, मींस इसमें ये दो चीजें होती हैं, 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट्स इसमें पाए जाते हैं फीटल हीमोग्लोबिन में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, HbF इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा सब यूनिट्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आते हैं, यहाँ पे ये हीम होता है, इससे ये 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इस हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गए हैं। तो ये इसका जो काम होता है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सीजन को शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने का इसका कार्य होता है। तो अभी मैंने देखा है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होते हैं इसमें 2 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा और 2 गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। A nurse is performing cardiac compressions on an adult client. How far must the nurse depress the lower sternum to maintain circulation until a defibrillator is available? एक नर्स एक वयस्क ग्राहक के हृदय पर दबाव डाल रही है। डिफाइब्रिलेटर उपलब्ध होने तक परिसंचरण बनाए रखने के लिए नर्स को निचली स्टर्नम को कितनी दूर तक दबाना चाहिए? ऑप्शन ए 2 to 2.5 इंचेस, 2 to 4 इंच, 1 to 1.5 इंचेस, 4 to 1 इंच। इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, 2 से 2.5 इंच तक नर्स को दबाना चाहिए कार्डियक कंप्रेशन में, जब तक डिफाइब्रिलेटर उपलब्ध ना हो जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इज। स्टेफाइलोकोकस जो रेजिस्टेंट मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्लिंडामाइसिन, बेंकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेंकोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन। मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से कहाँ संग्रहित होता है? इंटेस्टाइन, किडनी, थायराइड ग्लैंड, लीवर। इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका आंसर बता सकते हैं। थैंक यू।